हेलो एवरीवन, मैं अमित बालासिया स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर। इससे पहले हमने एसएससी जीडी पेड मॉक के 4 मॉक टेस्ट मैथ का सॉल्यूशन करवा दिया है और आज है 5वां नंबर का। इससे पहले के 4 मॉक आपको देखने हैं तो वो यूट्यूब पे प्लेलिस्ट उसकी बनी हुई है, जाके आप दे सकते हो। ठीक है, देखो इसमें मिनी मॉक का भी बना हुआ है और पेड का भी बना हुआ है। मिनी का हमने अभी करवाया नहीं है, अब मिनी का भी शुरू कर देंगे, है ना, क्योंकि उसमें एसएससी जीडी में जो क्वेश्चन आने वाले हैं वो दिल्ली पुलिस की जो आंसर की आई है उसी के आएंगे, तो वो मिनी मॉक में आरडब्ल्यू वाले डाल रहे हैं। और जो संडे को हमने देखो यहाँ पे जो मैथ की वीडियो डाली थी, इस पे पहली बार हमारे 1K से ज़्यादा लाइक हो चुके हैं, तो आप सभी को धन्यवाद। और हम ज़्यादा बात करते नहीं हैं क्लास में, जैसा कि आपको पता ही होगा, तो चलो अब इसको स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए मैथ का सोल्व करवाएंगे, तो मैथ का पोर्शन ये रहा। देखो, एक वस्तु को 1875 में बेचने पर अर्जित लाभ उस वस्तु को 1385 में बेचने पर होने वाली हानि के बराबर है। वस्तु का क्रय मूल्य पूछा है। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, ऐसे सवालों में क्या करना है, जब इसने बोला है कि 1875, मतलब कि इसमें देखो यहाँ पे देखते हैं, हम आपको बताते हैं। यहाँ पे देखिए होने वाली हानि के बराबर है, मतलब यहाँ पे लाभ और हानि बराबर है। जब लाभ और हानि बराबर होती है तो आपको क्या करना है, इसका सीपी निकालने के लिए क्या करते हैं, SP1। देखो पहला देखो यहाँ पे पहला SP1, पहला सेलिंग प्राइस और दूसरे सेलिंग प्राइस को जोड़ देते हैं और उसमें क्या करते हैं, 2 का भाग दे देते हैं, तो वहाँ से आपका कॉस्ट प्राइस आ जाएगा। देखो पहला सेलिंग प्राइस है 1875 में आपको जोड़ना है 1385 और इसको क्या कर देंगे, आधा कर देंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, कॉस्ट प्राइस ही आ जाएगा। देखो 1875 और 1385 ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1000 2000, हाँ ये 3260 हो जाएगा। तो इसको 2 के भाग देंगे तो देखो यहाँ पे देखो 16 और 30, तो 1630 हो जाएगा। 1630 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी में। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कह रहा है। आर प्रतिदिन 10 घंटे काम करता है तो वह एक काम को 6 दिनों में पूरा कर सकता है। एस प्रतिदिन 8 घंटे काम करता है तो वह इसे 5 दिनों में पूरा कर सकता है। यदि दोनों एक साथ मिलकर काम करते हैं तो प्रतिदिन 6 घंटा काम करके उस काम को कितने दिन में पूरा कर देंगे। देखो ये MDH वाला फॉर्मूला है, उस पर बेस है। क्वेश्चन नंबर 2 है यहाँ पे, देखो इसको भी कर लेते हैं। देखो आर है, कोई आर हो गया, ये क्या कर रहा है, 10 घंटे तक, 10 घंटे आर है ना, 10 घंटे तक 6 दिन तक काम करेगा, तो इंटू 6 हो गया। इतना आर है ना, इतने दिन तक, इतने घंटे, इतने दिन तक काम करेगा तो काम क्या हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। एक तरफ है, दूसरा एस है, वो क्या करता है ना, 8 घंटे काम करता है डेली और 5 दिन तक काम करेगा तो उसका काम पूरा हो जाएगा। ये काम और ये काम क्या है, बराबर है। समझ गए, ये काम और ये काम क्या है, दोनों बराबर हैं। तो इसको हल कैसे करेंगे, देखो कुछ काटता है तो काट ले। देखो 5 से काटेंगे 2 बार में, 2 से काटेंगे 4 बार में, 2 से काटेंगे 2 बार में, 2 से काटेंगे तो 3 बार में। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, आर, यहाँ पे आर है और ये एस है ना, ये अपोन में आ जाएगा। और देखो यहाँ पे क्या है, 2 है, 2 तो 2 ऐसे कैसे रहेगा, और ये 3 क्या है, अपोन में आ जाएगा। देखो इसको तो हल करना आता ही होगा आपको ना। तो आर और एस की एफिशिएंसी का रेशियो हमको यहाँ से मिल चुका है। अब बोला क्या है, देखो पहले तब टोटल काम निकाल लेंगे हम, टोटल वर्क कैसे निकालेंगे, या तो आर का मान इसमें रख दो या एस का मान इसमें रख दो, दोनों में समान ही आपका कार्य आएगा। देखो आर का मान, मैं इससे निकलूँ, इससे लिखो, देखो आर का मान यहाँ पे क्या है, 2 है, तो देखो आर की एफिशिएंसी 2 है। यहाँ पे 10 घंटे 6 दिन तक काम किया, टोटल काम कितना कर दिया, देखो 10 दूनी 20 और 20 6 दूनी 12, 120 काम हो गया। यहाँ पे टोटल वर्क हमारे पास आ चुका है, कितना आ गया, 120 आ चुका है। समझ गए। अब बोला क्या है, देखो प्रतिदिन 6 घंटे काम कर, और प्रतिदिन 6 घंटे काम, अच्छा तो काम कितने दिनों में पूरा हो जाएगा, यहाँ से लाइन पढ़िए। देखो अगर ये दोनों मिलकर काम करते हैं तो काम कितने दिन में पूरा हो जाएगा। देखो अब काम कितना है, काम कितना हो गया, काम है, टोटल काम है 320 और ये दोनों मिलकर करवाना है, तो दोनों कितना कर देंगे, 3, ये 3 की एफिशिएंसी, ये 2 की एफिशिएंसी, मतलब कि एक दिन में 5 काम कर देंगे। तो एक दिन में 5 काम करेंगे तो 5 का क्या कर देंगे, इनकी एफिशिएंसी का भाग दे देंगे। तो भाग देंगे तो क्या कितना दिन आ जाएगा, 120 काम को 5 की एफिशिएंसी करेंगे कितना दिन लग जाएगा। देखो काटना है बस इसको, 5 दूनी 10, 2 5 चौक 20, 5 चौक 20, ठीक है। वो क्या कर रहे हैं, 6 घंटे काम करते हैं, 6 घंटे, तो काम कितना, अच्छा देखो 6 घंटे और काम करना है। अभी देखिए, देखो इनकी एफिशिएंसी कितनी है, दोनों मिलेंगे तो 5 की एफिशिएंसी करेंगे, और 5 की एफिशिएंसी से पर दिन 6 घंटे काम करेंगे, तो 6 घंटे की एफिशिएंसी कितने कर देंगे, बस इसको हल करेंगे। तो देखो 5 से काटेंगे, देखो 6 5 कितना होता है, 6 5 30 होता है, नीचे 30 हो गया, 0 से 0 काटेंगे, 3 से काटेंगे 4 बार में, तो 4 दिन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कुछ भी नहीं था इसमें, इनकी एफिशिएंसी है, इनको गुना करके इसका भाग देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। अगला कुछ देख लेते हैं। एक 735 मीटर लंबी ट्रेन 225 मीटर लंबी सुरंग से 48 सेकंड से गुजरती है, तो ट्रेन की चाल याद कीजिए। देखो अब कुछ को ये समझ में नहीं आएगा इसमें करना क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 आपको डायरेक्ट क्या करना है, इसमें पूछा क्या है, देखो लास्ट वाली लाइन पढ़ी, देखो ट्रेन की चाल याद कीजिए।
तो मैं चाल का सूत्र ध्यान रखना, स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये होता है बस, इसमें मान रखेंगे। डिस्टेंस कितनी है यहाँ पे देखते हैं, देखो ये है 735, ये है 225। तो जब ट्रेन है ना, ट्रेन जब किसी सुरंग को पार करती है वो तो खुद की लंबाई और प्लस में सुरंग की लंबाई को भी पार करती है। तो देखो खुद की लंबाई कितनी है ट्रेन की, 735 है, ट्रेन और सुरंग की कितनी है, 225 है। ये टोटल डिस्टेंस हो जाएगी। इतनी डिस्टेंस को कितने टाइम में कर रही है वो, 48 सेकंड में पार कर रही है, समझ गए। तो यहीं पे क्या है, इसकी स्पीड आ गई। तो स्पीड बराबर क्या हो जाएगी, देखो 735 और 225, 735 से 225 कितना हो जाएगा, देखो 5 5 10 और 3 3 6 और 7 और 2 9, 960 हो चुका है। इसमें देंगे 48 का भाग, ठीक है, 48 इंटू, अब देखो ये है मीटर पर सेकंड में आएगा, ये क्या है, मीटर ये पर सेकंड है। आंसर देखिए किस में दे रखा है, किलोमीटर प्रति घंटा में। किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने के लिए हम क्या करेंगे, 18/5 से गुना कर देंगे इसको, बस इसको हल करेंगे हम। तो देखिए 48 दूनी तो होता है 96, 5 से काटेंगे 4 बार में, और 18 चौक होता है 18 चौक 72, है ना। तो 72 किलोमीटर प्रति घंटा हमारी चाल आ जाएगी। तो कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 3 है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तीन ठोस घन जिनकी भुजाएं क्रम से 3 मीटर, 4 मीटर, 5 मीटर है, एक नया घन बनाने के लिए पिघलाए जाते हैं। एक नए घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए मेंसुरेशन का क्वेश्चन है तो इसमें आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए। तो देखो घन का एक तो आपको पता होना चाहिए, मैंने 1000 बार बताया है, जब किसी वस्तु से कोई दूसरी वस्तु बनाई जाती है तो उन दोनों का आयतन हमेशा बराबर होता है। तो यहाँ पे क्या होगा, घनों का जो आयतन है ना, घनों का आयतन है वो बराबर होगा किसका, बड़े घन के आयतन के। बड़े घन का आयतन, वॉल्यूम, मतलब आयतन को मैं वी लिख रहा हूँ, ठीक है, वॉल्यूम होता है। अब देखो तो घनों का आयतन क्या है, देखो घन का आयतन होता है इसका फॉर्मूला होता है a³, मतलब घन के आयतन का फॉर्मूला होता है a³। तो यहाँ पे देखते हैं, देखिए पहला घन कितना है, 3 मीटर का, दूसरा है 4 मीटर का, और तीसरा है 5 मीटर का। मतलब कि पहले घन का आयतन कितना हो जाएगा, 3 का क्यूब, पहले घन का आयतन 3 का क्यूब, दूसरे घन का 4 का क्यूब, और तीसरे घन का 5 का क्यूब। अब इन दोनों को क्या बोल रहे हैं, पिघलाएंगे तो दोनों का, तीनों का आयतन क्या जगह जुड़ जाएगा, तो हमने जोड़ दिया पहले ही। और ये किसके बराबर होगा, ये बड़े घन के आयतन के। मैंने मान लिया कि बड़े घन की भुजा ए है, तो ये बड़े घन का आयतन क्या होता है, a³ होता है, इसके बराबर होगा। समझ गए, मेंसुरेशन पढ़ा है तो समझ में आएगा, वरना तो कैसे आएगा। 3 का क्यूब होता है 27, प्लस 4 का क्यूब होता है 64, 5 का क्यूब होता है 125, ये बराबर है किसके, a³ के। 125 प्लस 64 प्लस 27, इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 216 हो जाएगा। 216 बराबर है a³ के। तो यहाँ से a का मान कितना आ जाएगा, बड़े घन की भुजा आ जाएगी, कितनी आ जाएगी, 16 का करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगी। समझ गए, 6 आ जाएगी। और इसने पूछा क्या है, इसने पूछा है बड़े घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो बड़े घन का इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल इसका फॉर्मूला होता है 6a², ये होता है। तो यहाँ पे 6 होगा। a का मान क्या है, यहाँ पे a का मान कितना है, 6 इंटू 6 का स्क्वायर, मतलब 6 इंटू 6, तो 6 इंटू 6 इंटू कितना, ये 6 का क्यूब होगा, ये कितना होता है, 216 होता है। तो 216 मीटर क्यूब हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि पहले वर्ष के दौरान एक गांव की जनसंख्या में 5% की वृद्धि हुई और दूसरे वर्ष 5% की कमी हुई। दूसरे वर्ष के अंत में इसकी जनसंख्या 47,880 थी। तो पहले वर्ष की शुरुआत में जनसंख्या कितनी थी। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5, इसके भी बहुत सारे मेथड हैं, तो अभी हम रेशियो मेथड से कर लेते हैं। देखो 5% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, बच्चे को पता होनी चाहिए, 1/20, सबको पता है क्योंकि 5% की 1/20 होती है। इसमें क्या हुआ है, पहले साल वृद्धि हुई है, तो ये हो गया फर्स्ट ईयर में। देखो पहले कितनी जनसंख्या थी, 20 थी, तो जो ऊपर होता है ना, जैसे वृद्धि हुई है तो ये +1 हो जाएगा, तो कितनी हो जाएगी, 21 हो गई। सेकंड साल देख लेते हैं, सेकंड साल 5% की क्या हुई है, कमी हुई है, मतलब कि 1/20, अगर पहले 20 थी दूसरे साल में, तो क्या हो गई, पहले फिर 1 घट के क्या हो जाएगी, 19 हो जाएगी, ये हो जाएगी। इसको अगर हम गुना करेंगे तो देखो ये दोनों इंटू होंगे, तो देखो 20 इंटू 20 400, अनुपात 19 से कम 19, और 19 दूनी 38 से कितना 39, 399। ठीक है, अब देखो यहाँ पे देखो ये किसका मान दे रखा है, उससे तो भाग कर देते हैं, और जो पूछा है ना उससे गुना कर देते हैं। तो ये 47,880 है ना, ये क्या थी, दूसरे वर्ष के अंत में, मतलब कि पहला साल दूसरा साल के अंत में कितनी होगी, 2 साल के बाद कितनी, 399। मतलब कि जो ये 47,880 है, ये 399 की वैल्यू है। और इसने क्या पूछा है,
पहले वर्ष की शुरुआत में देखो पहले वर्ष कितनी थी 400 थी, इसने 400 का वैल्यू हमसे पूछा है। बस इसको हल करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। तो एक बात बताओ, देखो यहाँ पे हम अगर ऑप्शन देखें तो देखो ऑप्शन में 3 3 जीरो है। देखो ये 3 जीरो तो आएंगे, देखो 1 2 3 3 जीरो तो जरूर आएंगी। अब देखो 399 को मैं कितनी बार गुना करूं कि ये 4788 क्या है। देखो अगर मैं इसको देखो ये 8 कैसे आएगा, अगर 9 में मैं कितने का गुना करूं कि 8 आ जाए। अगर मैं 2 का गुना करूंगा तो आ जाएगा 9 दूनी 18, 8 आएगा। देखो काटने का मेथड बता रहे हैं आपको। तो 399 को जब 2 से गुना करोगे तो 8 आएगा, बिल्कुल आएगा लास्ट में। लेकिन देखो ये 400 के तो लगभग 800 के करीब 798 ही आएगा ये, है ना। तो 2 से तो बैठ नहीं रहा है। तो मैं 2 के बाद क्या आएगा, देखो 12। अगर मैं 12 से गुना करूं तो भी 8 आएगा, 9 दूनी 18। तो देखो 12 से गुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा। देखो 12 नाम 108 होता है, 10 होता है, 12 नाम 108, 8 और मतलब कि 118, फिर हो जाएगा 11 और बात ये 36 37 47। देखो बिल्कुल ये 399 है ना, ये इसको 12 बार काटेगा, ठीक है। 399 इसको 12 बार काटेगा। तो अब हमारे पास क्या बचेगा, 12 120 तो यहाँ पे बच जाएगा और 400 यहाँ पे बच जाएगा। तो कितना आ जाएगा, 12 चौक 48 होता है, तो 48 और 3 जीरो ही आ जाएगी। तो हमारे पास सही आंसर 48,000 हो जाएगा। अब कुछ बच्चे इसको काटने में लग जाएंगे, पहले 3 से काटेंगे फिर 9 से काटेंगे, ऐसे सोचेंगे ना। तो आपको डायरेक्ट करना दो, कैलकुलेशन आपकी खुद की फास्ट होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 5 6 है ना, ये तो 6 है। देखिए 484, अच्छा 400 यहाँ पे 84 है, फिर है 25 है और इसमें भाग है किसका, x का। देखो हम पहले क्वेश्चन लिख देते हैं, ये बराबर है किसके, 22 के। तो इसमें x का मान पूछा, x का मान कितना आएगा। एक बात बताओ मेरे को, देखिए ये जो 484 है इसका जब मैं वर्गमूल लूंगा तो 484 का वर्गमूल कितना होता है, 22 होता है। समझ गए, 22 हो गया, यहाँ पे हो गया 25 भाग x हो गया, ये बराबर है 22 के। समझ गए, ये 22 से ये 22 मतलब कि भाग में जाएगा तो 22 से 22 हो जाएगा। तो मतलब कि √25 भाग 1, मतलब कि √25 है ना, ये √25 भाग x है, ये बराबर किसके हो जाएगा, 1 के हो जाएगा। अगर हम दोनों तरफ स्क्वायर कर दें, इधर भी स्क्वायर कर दें और इधर भी स्क्वायर कर दें, तो देखो ये स्क्वायर इस स्क्वायर को काट देगा तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, 25 भाग x बच जाएगा और बराबर क्या है, 1 का स्क्वायर तो 1 होता है। मतलब 25 भाग x मतलब क्या होता है, मैं 25/x लिख सकता हूँ इसको। तो ये x उधर जाएगा तो x बराबर क्या हो जाएगा हमारा, देखो x बराबर हमारे क्या, x बराबर हमारा 25 आ जाएगा। बाकी आप इसको ऑप्शन से भी कर सकते, तो देखो ये हो गया ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। देखो इसको आप इसको ऑप्शन से भी कर सकते थे। ऑप्शन से कैसे कर सकते थे, यहाँ पे x का मान देखो 75 रखते, देखो 75 में 25 में जब 75 का भाग जाएगा लेकिन पूरा नहीं जाएगा। तो यहाँ पे देखो आप पहले 50 में पहले सबसे छोटी संख्या लेते, देखो 25 लेते, तो 25 से 25 क्या हो गया, भाग चला जाएगा। तो यहाँ पे √1 आ जाएगा, √1 आ गया। तो √1 का जब करेंगे तो 1 आएगा, तो 484 × 1 तो 1 हो जाएगा। तो 484 जब आप वर्गमूल लोगे तो कितना आएगा, 22 ही आएगा, जो कि ये 22 बराबर 22 आपका ऑप्शन सेटिस्फाई हो जाएगा। बाकी हमने आपको बेसिक से भी बता दिया है। देखिए ए बी और सी एक वृत्ताकार मार्ग के चारों ओर दौड़ना शुरू करते हैं और क्रम से 16, 20 और 28 सेकंड में एक चक्कर पूरा करते हैं। वे प्रारंभिक बिंदु पर दोबारा कितने समय में मिलेंगे। देखो ये वही सवाल है जिसमें जैसे कि जो 3 घंटियां हैं वो एक बार बजती हैं, फिर वो एक साथ कब बजेंगी। तो इसमें क्या होता है, डायरेक्ट सीधा सा कॉन्सेप्ट है, इसका बस एलसीएम लेना होता है, सीधा ही है, कुछ भी नहीं है इसमें समझाने का। तो एलसीएम किसका है, किसका लोगे। अब टाइम का लेना हो तो ये भी ध्यान रखना। तो टाइम है 16 सेकंड, 20 सेकंड और कितनी 28 सेकंड। तो सबका एलसीएम लेने का अलग अलग तरीका होता है। तो देखो पहले मैं इसमें 4 कॉमन ले लेता हूँ। तो 4 कॉमन, 4 चौक 16 होता है, 4 5 20 होता है, 4 7 28 होता है। इसमें अब अंदर कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा। तो देखो 7 चौक, देखो 5 चौक 20 और 20 × 7 कितना होता है, 140 और बाहर कितना है 4 है। तो 14 चौक हो जाएगा 56, तो 560 सेकंड आ जाएगी। 560 सेकंड कौन सा ऑप्शन नंबर लास्ट वाले में। एक भिन्न का अंश हर से 2 कम है। यदि अंश को 2 से गुना किया जाता है और हर को 3 से गुना किया जाता है तो प्राप्त भिन्न 2/9 के बराबर होती है। तो भिन्न बतानी है हमको। तो देखिए इसने बोला क्या है, अंश है ना, क्वेश्चन नंबर 8। एक भिन्न का अंश आपको ये पता होना चाहिए। ऐसे कोई भिन्न है, x/y में कोई भिन्न है तो ये ऊपर वाला तो होता है अंश, आपको पता होना चाहिए, ये तो होता है अंश, और ये नीचे वाला होता है ना, ये होता है हर। इतना बेसिक तो आपको पता होना चाहिए। अब देखो क्या बोला है, इसने बोला है कि भिन्न का अंश हर से 2 कम है। भिन्न का जो अंश है ना वो हर से 2 कम है। अगर मैं मान लूं हर मैंने मान लिया a मान लिया, तो इससे 2 कम क्या होगा, इसका अंश होगा, तो a - 2 हो गया। इसमें किसी को भी समस्या नहीं आनी चाहिए, समझ गए। अब क्या कह रहा है आगे देखिए, जैसे बोल रहे हैं ना वैसे पढ़ते जाएंगे हम, वही करते जाएंगे। यदि अंश को 2 से गुना कर दिया जाए तो ऊपर अंश क्या है, ऊपर वाला है, तो मैं इसको क्या करता हूँ 2 से गुना कर दिया जाए, तो मैंने 2 से गुना कर दिया, बिल्कुल कर दिया। और हर को 3 से गुना कर दिया जाए तो हर क्या है, नीचे वाला, इसको मैं 3 से गुना कर दिया। तो क्या कह रहा है ना, तो प्राप्त भिन्न 2/9 के बराबर है। तो ये है ना 2/9 के बराबर है।
समझ गए। बस इसको हल करेंगे, यहाँ से ए का मान निकालेंगे पहले तो हम। देखो ये 2 से 2 कट चुका है, 3 से काटेंगे तो 3 बार में, ये 3 उधर जाके गुना होगा तो देखो 3a माइनस 6 बराबर किसके हो जाएगा, ए के हो जाएगा। समझ गए, ये इधर आ जाएगा और ये 3 उधर चला जाएगा, तो यहाँ से 2 तो कुछ है ही नहीं, कट चुका है वो तो। अब देखिए ये 3 है ना, उधर जाएगा तो माइनस का 3 है, या फिर एक काम करो उस ए को इधर लेके आओ, उस ए को इधर लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा, 2a बच जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा ना, और ये माइनस का 6 उधर जाएगा तो प्लस का 6 हो जाएगा, तो 2 को काटेंगे 6 से तो a बराबर कितना आएगा, 3 आ जाएगा। ए का मान हमारे पास 3 आ गया। पूछा क्या है, भिन्न ज्ञात करनी है, तो भिन्न कैसे, हमने देखो हमने भिन्न क्या मानी थी, भिन्न क्या थी, नीचे ए थी, हर था और हर से छोटा क्या था, 2 था, तो बस इसमें जो मान रखेंगे ना वो हमारी भिन्न आएगी। तो देखो ए का मान कितना आया, 3 आया, ऊपर देखिए 3 माइनस 2 मतलब 1/3 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 4 में है ये। एक क्रिकेट टीम के 11 खिलाड़ियों की औसत आयु में तब 2 महीने की वृद्धि हो जाती है जब टीम के क्रम से 20 वर्ष और 21 वर्ष की आयु वाले 2 खिलाड़ियों के स्थान पर 2 नए खिलाड़ी टीम में आ जाते हैं। दोनों नए खिलाड़ियों की औसत आयु ज्ञात कीजिए। देखिए बहुत ही शानदार, बहुत ही अच्छा सवाल है। शायद आपको बेसिक से तो हम देखो करेंगे नहीं, देखो बेसिक से तो आप कर सकते हो, 11 खिलाड़ियों की x मानो तो उसका योग क्या हो जाएगा, 11x हो जाएगा। फिर उसमें से क्या करोगे, 2 महीने 20 घटाओगे और माइनस 21 घटाओगे, फिर x प्लस वाई 2 व्यक्ति जोड़ोगे। देखो बेसिक है ना, बेसिक से हम बहुत ही कम करवाते हैं ना, करवा देते हैं, लेकिन आपको इसको बेसिक से करना मत। देखो इसको कैसे समझना है, बहुत ही अच्छा सवाल है, हर बच्चा बना भी नहीं पाएगा। एक बात देखिए, 11 खिलाड़ी हैं, कितने खिलाड़ी हैं, 11, समझ गए, 11 खिलाड़ी हैं। 2 महीने, देखो यहाँ पे देखते हो, यहाँ पे देखते चलिए, 2 महीने की वृद्धि होती है औसत आयु में, तो देखो 11 खिलाड़ी थे, अगर 2-2 महीने की वृद्धि होती है तो मुझे बताओ कितनी टोटल, 11 खिलाड़ियों पे, एक खिलाड़ी पे 2 महीने की वृद्धि हुई है औसत में, तो 11 खिलाड़ियों पे कितनी हो जाएगी, 22 महीनों की वृद्धि हो जाएगी। 22 ये है महीने, ध्यान रखना, ये 22 महीने की वृद्धि हुई है। अब मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे देखो 21 वर्ष दे रखा है और 20 वर्ष दे रखा है, तो मैं इस महीने को ईयर्स में बदल लूँ तो क्या करूंगा, 12 का भाग दे दूंगा, आपको अच्छे से पता है। तो 12 का साल, एक साल में कितना, 12 महीने, तो 12 का भाग मैंने दे दिया, तो काटते 2 से 11 बार, 2 से काटेंगे तो 6 बार में, तो मतलब कि 11/6 वर्ष इनकी क्या हुई है, औसत आयु, मतलब आयु है ना वो बढ़ गई है। समझ गए। अब एक यहाँ पे देखिए 20 वर्ष का और 21 वर्ष की आयु के 2 खिलाड़ी है ना वो स्थान छोड़ जाते हैं, तो देखो 21 और 20 और 21 कितना होता है, 41, 20 प्लस 21 41 हो गया। 41 के क्या गए, छोड़ के गए हैं, तो जब उनकी आयु बड़ी होगी, वो छोड़ने के बाद पहले तो 41 वाले आए होंगे। समझ गए। एक बात बताओ मेरे को, जब वो छोड़े हैं, 2 महीना कैसे बड़ी होगी, वो 41 वाले तो पहले तो छोड़े, जब तो घटेगी, लेकिन पहले 41 वाले आए होंगे, उनकी 2 कम से कम 41 तो इनकी आयु होगी ही, और 11/6 एक्स्ट्रा लेके आएंगे, इसलिए उसकी 11/6 और एक्स्ट्रा हो जाएगी, तो 11/6 को जोड़ देंगे, तो यहाँ पे देखो गुना करते हैं तो कितना आ जाएगा, 6 एकम 6, 6 चौका 24 प्लस 11/6, तो यहाँ पे कितना बच जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा, देखो 246 प्लस 11 करेंगे तो 257/6 आ जाएगा। ठीक है, ये आ चुका है। ये क्या हुआ है, इनकी जो औसत आयु है ना वो बढ़ी है, मतलब औसत आयु बढ़ी है, मतलब कि औसत आयु टोटल इनकी इतनी बढ़ी है। एक बात बताओ मेरे को, इसने लास्ट में पढ़ी, देखो क्या बोल रहा है, दोनों खिलाड़ियों की औसत आयु ज्ञात करनी है, दोनों खिलाड़ियों की क्या करनी है, औसत आयु ज्ञात करनी है हमको। तो ये देखो ये क्या है, ये आयु है, ये उनकी क्या है, आयु है जो बढ़ी है। तो औसत आयु के लिए हम क्या करते हैं, औसत आयु के लिए हम क्या करते हैं पता है, देखिए हमने यहाँ पे गलत कर दिया ना, 6 और 7 हो गए, यहाँ पे 6 और 7 हम यहीं पे नजर पड़ी है, देखो 4 6 देखो 257/6, क्योंकि मैं इसको काट देता भी। तो देखो अब इनकी औसत आयु निकालनी है, तो इनको क्या करते हैं, इन 2 का भाग देंगे, इसमें 2 का भाग देंगे, 2 का भाग देंगे औसत आयु निकालने की, क्योंकि ये दो लड़के आए हैं ना, उनकी आयु है ये, और उनकी औसत निकालने के लिए 2 का हम भाग दे देंगे। बस इसको हल करेंगे, देखो 6 दूनी कितना होता है, 12 होता है, तो 257/12, तो देखो कितना, 12 दूनी 24, 1 बच गया, 12 एकम 12, और कितना बच गया, 12 एकम 12, 5 बच गया, तो 21 है 5/12 वर्ष उन दोनों की औसत आयु जाएगी। कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर हमारा बी में। बहुत ही अच्छा सवाल था, बहुत कम बच्चे कर पाएंगे, बहुत कम बच्चे इसको समझ पाएंगे। अगर आपके समझ में नहीं आया है तो ऐसे मत सोचना कि हमने अच्छे से नहीं समझाया या फिर क्वेश्चन हार्ड था ना, ऐसा कुछ भी नहीं है, समझने की कोशिश करना उसको बस, क्योंकि ये है ही ऐसा, हर बच्चे को समझ नहीं। देखो किसी वस्तु की कीमत में पहले 40% की वृद्धि की जाती है और फिर बिक्री में कमी होने के कारण 45% की कमी की जाती है, वस्तु के अंतिम मूल्य में कुल प्रतिशत परिवर्तन। देखो ये तो बच्चे क्या ही बताएं यार, इतना सरल सवाल, सब बना लेंगे। देखो इसमें क्या होता है, इसमें फॉर्मूला होता है ए, देखो पहले बढ़ी है ना ए, फिर क्या हो रही है, घट रही है, तो ए माइनस बी, जब एक जगह माइनस आ जाता है तो यहाँ पे माइनस ही आता है, तो ए इंटू बी अपॉन 100, ये इसका फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे ए का मान देखो क्या करिए, 40 बढ़ी है तो ए का मान 40 है, जो यहाँ पे घटा क्या है 45% घटी, तो यहाँ पे बी का मान 45 हो गया, फिर माइनस ए मतलब 40 इंटू 45, ए और बी का मान, ठीक, अपॉन 100।
बस इसको हल करेंगे आपका आंसर आएगा। तो देखिए ये 0 से 0 कट चुका है, 2 से काटेंगे 2 बार में, 2 से काटेंगे 5 बार में, 5 से काटेंगे तो 9 बार में, 40 में से 45 जाएगा तो माइनस का बचेगा आपके पास 5, माइनस है और 9 दूनी है 18, माइनस का 5 और माइनस का 18 होता है माइनस का 23, तो माइनस का 23% हमारा सही आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में ही है। ए स्क्वायर क्षेत्रफल वाले एक वर्ग से उस वर्ग की भुजाओं के मध्य बिंदुओं पर बने एक अन्य वर्ग को निकालकर हटा दिया जाता है, तो वर्ग में शेष बचा क्षेत्रफल क्या होगा। बहुत ही शानदार, बहुत ही अच्छा सवाल है ये भी। ये दो, पहला तो वो सवाल अच्छा था और दूसरा ये अच्छा है। देखो एक वर्ग दे रखा है तो मैं पहले वर्ग बना लूँ। आपको पता होना चाहिए वर्ग की प्रत्येक भुजा इक्वल होती है, बराबर होती है। तो ये मैंने एक वर्ग बना लिया। अब इसने देखो यहाँ पे देखिए इसने बोला क्या है, इसने बोला है कि एक वर्ग में उस वर्ग की भुजाओं के मध्य बिंदु, देखो ये वर्ग है, इसकी मध्य बिंदु क्या होगी, ये मध्य बिंदु ये होगा, मध्य बिंदु इसका भी, इस भुजा का मध्य बिंदु ये होगा। इनके मध्य बिंदु से बने एक अन्य वर्ग। अब इससे मध्य बिंदु से एक वर्ग बनाना है, देखो इसको इससे मिलाएंगे और इसको इससे और अब देखिए ये क्या है, ये भी वर्ग बन चुका है। अब ये मैं सोचना कि तिरछा बना है, देखो वर्ग है, इसकी भुजाएं, इसकी सबकी भुजाएं, चारों भुजाएं बराबर हैं, तो ये बाहर वाला भी वर्ग है और अंदर वाला भी वर्ग है। बाहर वाली जो क्षेत्रफल है ना, इसका क्षेत्रफल दे रखा था ए स्क्वायर, इसका क्षेत्रफल ए स्क्वायर देखा था। देखो वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है ना वो होता है ए स्क्वायर, तो इसकी भुजा कितनी हो जाएगी, इसकी भुजा हो जाएगी ए, क्योंकि इसका अंडर रूट करेंगे तो क्या हो जाएगी, इसकी भुजा ए हो जाएगी, तो इसकी भुजा कितनी हो जाएगी, ए हो जाएगी। ये भी ए है, ये भी ए है, ये भी ए, क्योंकि चारों भुजा समान होती है। आगे पढ़ते हैं, देखो एक अन्य वर्ग को निकालकर हटा दिया जाए। अब क्या बोल रहे हैं ना कि भुजाओं के मध्य बिंदुओं से बने एक अन्य वर्ग को निकालकर हटा दिया जाए, कि ये जो वर्ग है ना, ये जो बना है, ये जो वर्ग बना है, देखो ये जो वर्ग बना है ना, इसको क्या करना है ना, इसको निकालना है, निकाल देना है इसको निकाल दोगे तो शेष बचा हुआ क्षेत्रफल पूछा कि शेष कितना क्षेत्रफल बच जाएगा। तो यहाँ पे समझने की चीज ये है, देखो यहाँ पे देखो ये एक त्रिभुज बन रहा है, यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, एक त्रिभुज बन रहा है और ये सभी कोनों पे मतलब 4 त्रिभुज बन रहे हैं, समझ गए, 4 त्रिभुज बन रहे हैं। तो पहले क्या करता हूँ मैं, देखो इसका क्षेत्रफल निकाल लेता हूँ। आपको पता है देखो वर्ग का क्षेत्रफल दे रखा है, वर्ग का क्षेत्रफल क्या दे रखा है, ए स्क्वायर दे रखा है, समझ गए। अब मैं क्या करता हूँ, इन चारों त्रिभुजों का क्षेत्रफल निकाल लेता हूँ पहले। तो चारों त्रिभुजों का क्षेत्रफल क्यों निकाल रहे हैं वो भी मैं आपको बता दूंगा। तो देखो जब ऐसा त्रिभुज बनता है ना, तो आपको एक चीज ध्यान रखनी है, इसमें ना समकोण त्रिभुज बनता है, यहाँ पे इनकी दोनों भुजाओं से है ना समकोण त्रिभुज बनता है, और समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको पता होना चाहिए। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, देखो ये क्वेश्चन है ना, हर किसी को समझ में नहीं आएंगे, और जो समझ लेगा और एग्जाम में आ जाएंगे तो उनका मतलब वो बहुत ही बच्चों से आगे हो जाएगा। देखो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट, मतलब आधार इंटू ऊंचाई, समझ गए। तो यहाँ पे देखो ये है ना, यहाँ से पूरी की पूरी ए है, तो यहाँ पे पूरी की पूरी क्या है, भुजा क्या है, ए है। तो ये है ना, यहाँ से मध्य बिंदु तक कितनी हो जाएगी, a/2 हो जाएगी, तो ये a/2 हो जाएगी मतलब। और ये यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो ये भी क्या हो जाएगी, a/2 हो जाएगी, क्योंकि पूरी की पूरी ए है तो a/2 भुजा हो जाएगी। और जो कर्ण है, ये कर्ण है ना, a/2 से तो ज़्यादा ही होगा। इतना समझ में आ गया आपको। तो यहाँ पे देखो 1/2, यहाँ पे बेस कितना है, कोई सा भी त्रिभुज ले लो, सभी का बेस a/2 है, और उनकी ऊंचाई भी a/2 है। और वो कैसे है, ये देखो ये बेस है, ये हाइट है, किसी को भी बेस मान लो, किसी को भी हाइट मान लो। कर्ण है ना, वो क्या होता है, कर्ण तो सबसे बड़ा होता है, समझ गए। तो यहाँ से हम निकालेंगे कितना आ जाएगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर 2 इंटू 2 मतलब कि 8 हो जाएगा यहाँ से। तो ये हो गया समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब यहाँ पे हमने एक त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाला है, तो यहाँ पे बने कितने, 1 2 3 4, तो 4 त्रिभुज बने, तो मैं 4 त्रिभुजों का क्षेत्रफल निकालूंगा, 4 त्रिभुजों का क्षेत्रफल। तो क्या हो जाएगा, एक त्रिभुज की क्षेत्रफल है ना, उसको 4 से गुना कर देंगे तो 4 त्रिभुजों का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो देख गुना कर देंगे, 4 दूनी 8, मतलब कितना आ गया, a²/2 आ गया, समझ गए। 4 त्रिभुज a²। अब पूछा क्या है, देखो अब पूछा क्या है कि बचे हुए भाग को अगर इसको मैं निकाल दूं तो बचे जो ये एरिया बचा है ना, ये एरिया, ये चारों त्रिभुज का जो ये बचा है ना, ये कितना बचेगा। तो देखो एक बार बताओ, पूरा जो वर्ग का क्षेत्रफल है वो कितना है, a² है। पूरे वर्ग का क्षेत्रफल कितना, a² है। अगर मैं इसमें से ये एरिया निकाल दूं, कौन सा, ये वाला एरिया निकाल दूं, जो कि कितना है, वो है a²/2 है, तो कितना भाग बच जाएगा। बस ये तो पूछा। देखो 2 से इसको हल करेंगे तो 2a² माइनस a, ये कितना, a²/2, तो 2a² माइनस a²/2 आ जाएगा। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे कितना आ जाएगा, देखिए a²/a², देखो यहाँ पे 2a² माइनस a², तो कितना बच जाएगा, यहाँ पे बच जाएगा a²/2, वापस से a²/2 बच जाएगा। तो हमारा a²/2 कौन सा ऑप्शन नंबर 1 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये थोड़ा कम समझ में आएगा, जिसको मेंस्ट्रुएशन वीक है, देखो उनको तो वैसे भी कम समझ में आएगा, जिसने पढ़ा हुआ है उसको आएगा। एक बेईमान दुकानदार अपने किराने का सामान वास्तविक बाट से 12% कम बाट का उपयोग करके बेचता है।
और 10% का लाभ अर्जित करता है तो कुल लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है। क्वेश्चन नंबर 12 है ना, क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, इसमें हम रेशियो से जाएंगे। रेशियो मेथड होता है ना सबसे बेस्ट मेथड है। इधर एक तरफ लिखना है आपको सीपी और एक तरफ लिखना है आपको एसपी। ये है कॉस्ट प्राइस मतलब क्रय मूल्य, ये है सेलिंग प्राइस मतलब कि विक्रय मूल्य। समझ गए इतना? तो अब पहली वाली लाइन पढ़नी है आपको। देखो पहली वाली में बोला कि समान वास्तविक बाट से 12% कम बाट का उपयोग करता है। आपको जिंदगी में हमेशा एक चीज याद रखनी है और वो रखनी ही है। इसमें क्या कह रहे हैं ना, 12% कम बाट का उपयोग करता है। तो इसमें क्या करना है कि जो ग्राहक है ना उसको तो क्या कर रहा है ना कि 100 किलोग्राम ही बता रहा है कि भाई मैं 100 किलोग्राम ही मतलब कि सही बाट का उपयोग कर रहा हूँ। लेकिन जब वो 12% जो कम उपयोग कर रहा है ना, वो आपको हमेशा कॉस्ट प्राइस में लिखना है, क्रय मूल्य में लिखना है। तो कितना कम कर रहा है? 12% कम, मतलब कि वो 88, 100 माइनस 12 मतलब 88। यहाँ पे 88 किलो ही बेच रहा है। समझ गए? ग्राहक को बता रहा है 100 किलो दे रहा हूँ, लेकिन वो रियल में 12% कम वजन का उपयोग करके वो 88 दे रहा है। ये आप हमेशा ध्यान रखना है। जितना वो कम तोलता है ना, वो हमेशा कॉस्ट प्राइस में लिखना है और ग्राहक की जगह आपको पूरा 100 लिखना है। अब अगली लाइन पढ़ते हैं। 10% का लाभ प्राप्त करता है। एक बात बताओ, 10% का लाभ कैसे मिलेगा? अगर वो कोई चीज़ 100 रुपये की लेके आ रहा है, 10% का लाभ चाहिए तो 110 में बेच देगा, तो उसको 10% का लाभ प्राप्त हो जाएगा ना। बस यही है, बस इतना सा आंसर है, बस कुछ भी नहीं है। देखो इसमें इधर ये दोनों रेशियो में कुछ कटता है तो हम काट देते हैं। मतलब 100 से 100 कट चुका है। 11 से काटेंगे 8 बार में, और 11 से काटेंगे तो 10 बार में। ठीक है, और 2 से काटेंगे तो 4 बार में, और 2 से काटेंगे तो 5 बार में। तो इधर आ जाएगा कॉस्ट प्राइस के नीचे आया है 4 हमारा, और सेलिंग प्राइस के नीचे आया है 5। मतलब कि 4 की वस्तु को आप 5 में बेचोगे तो कितना प्रॉफिट हुआ? 1 का प्रॉफिट कितने पर? 4 पर। परसेंटेज निकालने के लिए हम 100 से गुना कर देते हैं। तो 1/4 का मतलब होता है 25%। 25% हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्लियरेंस सेल में एक साड़ी जिसका अंकित मूल्य 10,490 था, अब 9,441 रुपये में बेची जाती है, तो साड़ी पर छूट परसेंट क्या है? देखिए कितना सरल सवाल है। ऐसे क्वेश्चन भी मतलब कि पूछ लिए जाते हैं ना, आते हैं यार। देखो दिल्ली पुलिस में बहुत ही इजी क्वेश्चन आए हैं, क्वेश्चन नंबर 13, और बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी आए हैं। देखो जब जो सबने ये हवा बना रखी है ना कि दिल्ली पुलिस की मैथ इतनी ईजी आई, इतनी ईजी आई है, रियल में ईजी आई थी। लेकिन जब आप पूरी शिफ्ट का एनालिसिस करोगे तो आपको ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे कई शिफ्टों में, 3-3 क्वेश्चन की जो आपसे होंगे ही नहीं। ठीक है, करना। और दिल्ली पुलिस वाले जो भी सारे के सारे जो है ना, मैथ हो गई और रीजनिंग हो गई, जीके हो गई, वो सारी की सारी निकाल के जाना, जीडी में बहुत आपको फायदा होगा। देखो क्लियरेंस सेल में एक साड़ी जिसका अंकित मूल्य कितना है? देखो मार्क प्राइस कितना है? मार्क प्राइस कितना है? 10,490 है। और क्या बोला? सेलिंग प्राइस कुछ परसेंट की छूट दी, जिस छूट देने पर कितने में बेच दिया? 9,441 इतने में बेच दिया। तो बोला है छूट कितनी दी, तो यहाँ पे देखो छूट कितनी दी। देखो 10,490 की चीज़ को मतलब कि 9,441 में बेच दी, तो कितने रुपए की छूट दे दी? तो इसमें से पहले हम घटाएंगे। देखो 10 में से एक जाएगा तो मतलब 9 बचेगा यहाँ से, और यहाँ पे कितना बचेगा? 8 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा? 4 बच जाएगा। यहाँ पे कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा, है ना। और यहाँ पे कितना बच जाएगा? यहाँ पे कितना जाएगा? 1 आ जाएगा। ठीक है, 1,049 की छूट दे दी। कितने पर दी है? ये दी है 10,490 पर दी है, और छूट परसेंटेज निकालने के लिए हम 100 से गुना कर देते हैं। बस यही हमारा आंसर हो जाएगा। देखो ये 0 से 0 कट चुका है, तो यहाँ पे देखो 1,049 को 1,049 मतलब पूरा हो जाएगा, तो यहाँ पे कितना जाएगा? 10%। 10% हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में 10% की इसने छूट दी है। पेज हम चेंज कर लेते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए क्या बोल रहा है। एक व्यक्ति अपनी पूंजी का 1/4 हिस्सा साधारण ब्याज की 3.5% दर पर और 1/3 हिस्सा 7.5% की दर पर और शेष हिस्सा 8% दर पर निवेश करता है। यदि प्राप्त वार्षिक ब्याज दर वार्षिक साधारण ब्याज की राशि 2,576 रुपये है, तो निवेशित पूंजी ज्ञात करनी है। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 है, नहीं तो क्वेश्चन नंबर 14। देखो आपको एक फॉर्मूला पता होना, साधारण ब्याज है तो साधारण ब्याज का आपको फॉर्मूला पता होगा। ऐसा ही बराबर होता है PRT/100। PRT/100। P यहाँ पे प्रिंसिपल मतलब मूलधन है, R मतलब यहाँ पे रेट मतलब की दर है, और T मतलब टाइम है, यहाँ पे समय है। समझ गए? और ऐसा ही मतलब कि सिंपल इंटरेस्ट मतलब साधारण ब्याज। ये आपको फॉर्मूला आपको अच्छे से पता होगा सभी को, मैं ये उम्मीद करता हूँ। यहाँ से देखिए अब पहला क्वेश्चन हम यहाँ से पढ़ते। देखो पहले आपको एक इसमें क्या पूछा है ना, पूंजी पूछी है, तो मैं कोई पूंजी मान लेता हूँ अपनी तरफ से। क्यों मानना है? क्योंकि यहाँ पे देखो फ्रैक्शन दे रखा है। देखो यहाँ पे 4 दे रखा है फ्रैक्शन में, और 1/4 हिस्सा इतने पर, 1/3 हिस्सा इतने पर। देखो तो मैं क्या करता हूँ, जो पूंजी मानूंगा ना, इसका एलसीएम मानूंगा। 4 और 3 का एलसीएम कितना होता है? 12x। तो मैंने वो पूंजी मान ली। पूंजी कितनी मान ली? कि 12x थी। 12x थी। समझ गए? इससे ये हुआ है कि जो फ्रैक्शन में जो वैल्यू आएंगी ना, वो फ्रैक्शन में हमारे पास बचेंगी नहीं। अब हम शुरू से पढ़ते चलते हैं। देखो
शुरू से पढ़ते हैं यहाँ से। देखो 1/4 हिस्सा साधारण ब्याज पर, मतलब कि पूंजी कितनी है 12x। 12x का 1/4 करोगे तो कितना हो जाएगा 3x। 12x का 1/4 करोगे तो 3x, मतलब इतनी पूंजी 3.5% पर दी जाती है। 3.5% का मतलब कितना, देखो 3 दूनी 6, 7/2, 7/2 लिख सकता हूँ इसको। और टाइम कितना, टाइम सभी का सेम है, तो मैं गुना 1 लिखूँ या ना लिखूँ बराबर एक ही बात है। ये मैंने क्या लिखा है, ये PRT की वैल्यू लिखी है। देखो प्रिंसिपल रेट और टाइम मतलब 1, और अपॉन 100 और आएगा तो अपॉन यहाँ पे 100 और कर देते हैं। ऐसे इतने में किसी को कोई दिक्कत नहीं आएगी, बस ऐसे करते जाना है। देखो प्लस, यहाँ पे प्लस लगाएंगे। आगे बोला है 1/3 हिस्सा। अब 12x का 1/3 करोगे तो कितना होगा 4x हो जाएगा। 4x का इतना हिस्सा 7.5%, मतलब 7 दूनी 14, 15, 15/2 पर इतने पर राशि दी है, और एक साल के लिए, और अपॉन ये जो 100 है वो तो आएगा ही, यहाँ पे किसी को दिक्कत नहीं है। फिर प्लस, अब बोला है देखो आगे शेष हिस्सा। एक बात बताओ मेरे को, 4x पूंजी यहाँ पे निवेश कर दी, 3x यहाँ पे, 4x यहाँ पे, तो कितनी पूंजी निवेश कर दी 4 3 7, 12x थी जिसमें से 7x खर्च कर दी है आपने, तो बची कितनी शेष पूंजी 5x बची। तो डायरेक्ट लिख रहे हैं ना, ऐसे मत बोलना ये कहाँ से लेके आए, सब कुछ बोलते जा रहे हैं, बोलने पर ध्यान देना है आपको। तो 5x जो पूंजी है ना वो 8% रेट पर, मतलब कि 8% रेट पर एक साल के लिए निवेश कर दी, तो यहाँ पे अपॉन 100 तो आएगा ही, समझिए। इस पर जो ब्याज प्राप्त हुआ है वो कितना हुआ है, देखो यहाँ पे देखो 2576, ये है ना, ये बराबर किसके है 2576 के। हमारे पास जगह नहीं बची है तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 2576 इसके बराबर है, ये ध्यान रखना बराबर में है 2576। बस इसको हल करते आते हैं हम। देखो ये जो गुना है ना, ये गुना तो आएगा यहाँ पे, देख लेते हैं। देखिए इसको हल कैसे करते हैं, 7 या 21, देखो 7 या 21x, 21x तो यहाँ पे हो जाएगा 21x अपॉन, और प्लस पहले ऊपर ऊपर को जोड़ लेते। देखो 15 चौक 60x, 15 चौक 60x हो गया, प्लस 8 पंजू 40, 40x हो गया यहाँ पे ऊपर, ठीक है। और बराबर है ये 2576 के, और ये अपॉन क्या है नीचे, यहाँ पे देखो यहाँ पे क्या है 100 × 2, 100 × 2, 100 × 2, तो 100 अगर कॉमन ले लेंगे तो 100 क्या आ जाएगा, इधर आ जाएगा, 100 इधर आ जाएगा, बिल्कुल आ गया। देखो 2 इसके नीचे है, 2 इसके नीचे, लेकिन 2 इसके नीचे लिए हैं, लेकिन जब अब हम 2 का एलसीएम तो हम लिख देते हैं ना, फिर आप समझोगे नहीं। देखो 2/2 और इसके नीचे कुछ भी नहीं है, समझ गए। ये 100 कैसे हुआ है, 100 है ना, 100 हमने कॉमन ले लिया, जो कि 100 100 100, ये 100 कॉमन ले लिया, तो ये 100 जो भाग में उधर जाके इससे गुना हो जाएगा, समझ गए। थोड़ा स्टेप लिख दिया है, वरना बोलते क्या कर दिया भैया। देखो अब इसका एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना आएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा, तो यहाँ पे 2 एकम 2, यहाँ पे तो 21x रह जाएगा, यहाँ पे 60x ही रह जाएगा, और यहाँ पे देखो 1 का भाग देंगे तो हमें 2 बच जाएगा, 40 दूनी 80x आ जाएगा यहाँ पे, जो कि बराबर है किसके, और 2576 × 100, ठीक है। ये 2 जो अपॉन में है, यहाँ से ये गुना में चला जाएगा, बिल्कुल चला जाएगा। अब देखते हैं 80 60 कितना होता है 140, 140 भी 160 भी कितना 161, 161x है ना, वो किसके बराबर है, वो है 2576 × 100 × 2। इसके मैं गुना क्यों नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि काटना ही है फिर, है ना, तो गुना क्यों ही करें। और ये जो ऐसी है ना, जो बेसिक से बता रही हैं, इसी से ये ऐसे ही होगा, ठीक है। बाकी और मेथड है तो आप और मेथड से कर लेना, बाकी बेसिक से बिल्कुल एकदम ईजी है, समझने में थोड़ा टाइम लग रहा है, बाकी ईजी है, ऐसा कोई भी दिक्कत नहीं आएगी आपको। तो देखिए अब इसको क्या करते हैं, हम हल करते हैं। तो 161 को क्या है 2576 से काटेंगे। देखो ये पूरा पूरा वर्ग कटेगा, देखो यहाँ पे 6 कैसे आ सकता है, अगर मैं इसको 6 से गुना करूँ, लेकिन ये तो 600 के 700 800 के करीब पहुंचेगा। अगर मैं इसको 16 से गुना करूँ, देखो 16 एकम 16 और 16 6 की 96 97 9 16 एकम 16 9 कितना होता है 25 होता है। मतलब कि जो 161 है नहीं, पूरे को कितनी बार काट रहा है, ये 16 बार काट रहा है, समझ गए। तो x का मान हमारे पास कितना आ गया, देखो 16 दूनी 32, 32 × 100 हो गया। हमको चाहिए कितना, हमने पूंजी कितनी मानी थी x, 12x मानी थी, तो 12 का मान चाहिए, हम 12 को गुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा, देखो 12 दूनी, देखिए 12 दूनी 24, 2 12 3 36 37 38 और 00 384 00, कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 2। कैलकुलेशन से आपको कभी भी नहीं घबराना है, जब ये आपको कैलकुलेशन आ जाएगी ना, सिर्फ ये 1 मिनट का सवाल है, 1 मिनट का सवाल है। आज जितना बड़ा दिख रहा है ना, इतना बड़ा है ही नहीं है, सही बताऊंगा, समझाने में टाइम लगता है, बाकी बहुत छोटा सवाल है, ईजी है। देखो 132 मीटर और 108 मीटर लंबी 2 मालगाड़ियां समांतर पटरियों पर एक दूसरे की ओर आ रही हैं। पहली ट्रेन 32 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से और दूसरी ट्रेन 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है, और दूसरी, ठीक है 40 किलोमीटर, अच्छा, मिलने के बाद समय एक दूसरे को पार करने में कितना समय लगेंगे। देखिए आपको पता होना चाहिए, क्वेश्चन नंबर 15। देखो एक ट्रेन क्या कर रही है, यहाँ पे ये लाइन बहुत ज़रूरी है, कौन सी वाली, कि वो एक यहाँ पे देखिए एक दूसरे की ओर आ रही है, मतलब एक ट्रेन अगर इधर जा रही है तो एक ट्रेन इसकी ओर आ रही है, समझ गए। एक की डिस्टेंस है 132 और दूसरे की डिस्टेंस है 108 है। एक की स्पीड है 32 और दूसरे की स्पीड है 40। ये है मीटर पर सेकंड, वो तो मीटर में है, और ये है किलोमीटर पर सेकंड में, किलोमीटर पर सेकंड में, किलोमीटर पर हावर्स में, ठीक है। तो आपको ये पता होना चाहिए, जब जो ट्रेनें होती है ना, वो मतलब कि आमने सामने आ रही है, मतलब कि एक दूसरे की विपरीत दिशा में चल रही है, तो उनकी स्पीड क्या होती है, जुड़ती है।
ये ध्यान रखना है। और जब ये एक ही दिशा में चलती हैं, ऐसे जा रही होती तो स्पीड क्या होती है, घटती है। तो यहाँ पे देखो टाइम पूछा, तो टाइम बराबर होता है भैया डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितनी होगी, ये और ये 132 प्लस 108, इन दोनों को आप जोड़ना है आपको पहले। तो कितनी हो जाएगी, 240 डिस्टेंस हो गई, 8 2 10 बिल्कुल हो गई, 240 हो गई। और 32 प्लस 40 ये भी जोड़ना है, तो कितना हो जाएगा, ये हो गया 72। ये है मीटर में, किलोमीटर पर सेकंड में। तो इसको क्या करेंगे, इसको 5/18 से गुना कर दूंगा मैं, नहीं 18/5 से, हाँ 5/18 से गुना करेंगे ना इसको, तो 5/18 से गुना कर देंगे तो 18 है ना, ऊपर चला जाएगा। यहाँ पे देखते हैं, तो यहाँ पे टाइम क्या आ जाएगा, बस इसको काटते हैं। 18 चौक होता है 72, और 4 से 4 6 24, और 5 से काटेंगे तो कितना होता है, 12 5 60। तो टाइम आ चुका है आपके पास 12 सेकंड, 12 सेकंड आ चुका है। तो 12 सेकंड कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए में ही है। अब देखते हैं क्वेश्चन, दो संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम 11 और 3465 है। तो दोनों, यदि दोनों संख्याओं में से एक संख्या 693 तो दूसरी संख्या क्या होगी। देखिए इससे सरल सवाल धरती पे कुछ है भी नहीं, आपको उसको पता होना चाहिए। देखो पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या होती है वो बराबर होती है एलसीएम इंटू एचसीएफ की। ये कॉन्सेप्ट आपको जरूर पढ़ाया होगा सर ने। अब देखो एलसीएम और एचसीएफ, यहाँ पे देखो, यहाँ पे एचसीएफ की वैल्यू दे रखी है 11 और एलसीएम की वैल्यू दे रखी है 3465, और एक संख्या दे रखी है, एक संख्या देखो क्या दे रखी है, 693 दे रखी है, और आपसे दूसरी संख्या का वैल्यू पूछा है, समझ गए। तो देखो इसको इससे काटेंगे तो कितनी बार जाएगा, तो 6 3 9 9 9 से काट लेते हैं एक बार, तो 9 7 63 होता है, 9 7 63, और कितना हो जाएगा फिर से 9 7 63, मतलब कि 7 बार जाएगा ये, तो 77 बार जाएगा। 9 से काटेंगे इसको तो 9 9 9 3 27 और 7 आ जाएगा, 9 8 72 हो जाएगा, 72 हो गया, तो 9 5 45 हो गया। ठीक, 11 से काटेंगे इसको 7 बार में जाएगा, और इसको 7 से काटेंगे तो 7 5 35 और 7 5 35, मतलब जो सेकंड संख्या है ना वो हमारे पास कितनी आ जाएगी, 55 आ जाएगी जब इसको हल करोगे तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। दो बिंदुओं के बीच की दूरी जाते समय 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से और वापस आते समय 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय की जाती है। यदि इसमें कुल 5 घंटे का समय लगता है तो दोनों बिंदुओं के बीच की एक तरफ की दूरी। तो देखो इसका डायरेक्ट ही फॉर्मूला होता है, क्या होता है, डिस्टेंस बराबर, ये होते हैं ना, एक साइड की ही डिस्टेंस आती है, ये ध्यान रखना। तो डिस्टेंस बराबर S1 इंटू S2 अपॉन S2 माइनस S1। ठीक है, यहाँ पे देखो इसने यहाँ पे एक लाइन ध्यान से पढ़नी है। देखो इसने बोला है कि कुल 5 घंटे लगते हैं। जब कुल 5 घंटे, जब इसमें कुल टोटल टाइम दिया होता है ना, तो यहाँ पे क्या होता है, प्लस आता है। और जब ऐसे बोले ना कि इतनी देरी पर इतनी पहले पर, तो इसमें माइनस आता है, और इनटू होता है डेल टाइम। ये जो टाइम है ना ये हमेशा हावर्स में होगा, बस इसमें आपको मान रखना है। तो देखिए यहाँ पे S1 क्या है, स्पीड 1 है, यहाँ पे 60 है, तो 60 हो गई, 60 इंटू स्पीड 2 कितनी है, 40 है, 40, और S1 प्लस S2 40 प्लस 60 कितना होता है, 100 होता है, इंटू टाइम कितना 5 घंटा दे रखा, तो 5 से गुना कर देंगे। अगर ये मिनट में होता तो इसको 60 से भाग दे देते। देखो ये 2 जीरो से 2 जीरो कट चुकी हैं, समझ गए। 6 5 यहाँ पे देखो गुना करेंगे, 6 इंटू 4 इंटू 5 को, 5 चौक 20, और 20 छिके कितना होता है, 100 है ना, 20 छिके कितना होता है, 120 है ना। तो 120 किलोमीटर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में ही है। ठीक है, वीडियो लंबी तो नहीं हो गई है, नहीं हुई है लंबी, अभी थोड़ी सी एवरेज इतना ही बनती है हमारी, कितना जल्दी कर लें कितना ही धीरे पढ़ लें। देखो किसी टैंक को 2 इनलेट पाइप क्रम से 5 और 7 में भर सकते हैं, और एक आउटलेट पाइप इस पूरे भरे हुए टैंक को 14 घंटे में खाली कर सकता है। यदि पूरी तरह खाली टैंक में तीनों पाइप एक साथ खोल दिए जाते हैं तो टैंक को पूरा भरने में कितना समय लगेगा। तो देखो 2 टैंक है, क्वेश्चन नंबर 18 टाइम एंड वर्क का ये क्वेश्चन है। तो दो पाइप है, देखो एक होगा, एक तो 5 घंटे में भर सकता है, दूसरा है जो 7 घंटे में भर सकता है, और एक तीसरा पाइप है जो पूरी टंकी को 14 घंटे में खाली कर सकता है। मतलब कि ये तीसरा पाइप हो गया जो खाली करे। खाली करने के लिए मैं इसमें माइनस लगा देता हूँ, जिससे इंडिकेट करे कि पता चले कि खाली करे। तो ये कितने में 14 घंटे में खाली करे। इसका एलसीएम लेंगे, इसकी एफिशिएंसी निकालेंगे। तो देखो एलसीएम कितने लेंगे, इस दोनों में कॉमन कितना है, 14 है, इन दोनों में कितना कॉमन है, 14 है, और 14 इंटू 5 ये हमारा एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, देखो एक की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, 14 इंटू 5 में जब आप 5 का भाग दोगे तो 5 से 5 कट जाएगा, तो यहाँ पे कितना आएगा, 14 आएगा। फिर देखो बी की एफिशिएंसी निकालने के लिए इस 14 इंटू 5 में 7 का भाग दोगे, देखो 7 का इमेजिन करो, 7 का भाग दे रहा हूँ, तो 7 को 14 से 2 बार कट जाएगा, तो 5 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ठीक है, सी की एफिशिएंसी निकालने के लिए 14 में इसमें 14 का भाग देंगे तो 14 से 14 कट जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 5 आ जाएगा। 5 क्या आ जाएगा, ये माइनस का आएगा क्योंकि खाली करने वाला पाइप है। अब यहाँ पे आगे पढ़ते हैं, देखो इसने जो भी दे रखा है, क्या बोल रहा है ये,
ये बोल रहा है यदि पूरी तरह से खाली टंकी में तीनों पाइपों को खोल दिया जाए तो पूरा कितनी देर में भरेगा। तो देखो टंकी कितने लीटर की है, 14 × 5 मतलब कि 14 × 5 = 70 लीटर की टंकी है। और कितनी देर में, देखो ये 1 घंटे में या 1 मिनट में कितनी देर में भरते, देखो 14 और 10 24 लीटर पानी टंकी में डाला और क्या हुआ, अगले घंटे मतलब उसी घंटे में 5 लीटर निकल गया तो कितना, 1 घंटे में टोटल कितना भरा, 24 - 5 मतलब कि 19 लीटर भरा। और कितनी लीटर की टंकी है, 70 लीटर की टंकी है। तो इसको 19 से जब एफिशिएंसी 19 से इसको भाग देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखो पहले तो ये चीज़ देखिए कि अपॉन में मतलब कि 19 आ रहा है तो 19 इसको काटेगा नहीं तो क्या है, फ्रैक्शन में 19 ही आएगा। तो ऑप्शन देखते हैं, तो एक ही ऑप्शन में दिख रहा होगा आपको, सभी में 13 है, लेकिन हमारा 19 वाला आंसर सही हो जाएगा। हल कर ले तो 19 ये होता है 57 और बच कितना गया, बच गया 13/19। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यदि ब्याज वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होता है, 10% वार्षिक चक्रवृद्धि होता है तो 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 10,000 की राशि कितने वर्षों में बढ़कर 13,310 रुपये हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 19। देखो अगर 10% की रेट है तो क्या होगा, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/10। मतलब कि जो राशि है ना, ये होता है प्रिंसिपल और ये होता है ब्याज। ब्याज मतलब कि CI है तो CI है ना, ठीक है, ऐसा ही है तो ऐसा ही। तो देखो पहले वर्ष अगर 10 रुपये ब्याज था तो अगली बार क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा। इसका मतलब ये है, इसने बोला क्या है कि 10,000 रुपये की राशि थी, 10,000 रुपये की राशि थी और कितने सालों में पता नहीं, टाइम पूछा ना, पता नहीं कितने टाइम में वो कितनी हो गई है, 13,310 रुपये हो गई है, समझ गए। तो इसने बोला कि कितने टाइम में हो गई है। तो इसमें क्या करते हैं, पहले तो रेशियो ले लेते हैं। देखिए इसको थोड़ा पीछे कर लेते हैं ना, देखिए इसमें क्या करते हैं, रेशियो ले लेते हैं। तो देखो ये 0 से 0 कट चुकी है। अब एक बात बताओ मेरे को, यहाँ पे क्या है 1000 मतलब 3 जीरो है, 3 जीरो कैसे आ सकती हैं। तो पहले साल देखो, ये पहले साल 10 से 11 हुई होगी तो यहाँ पे 1 जीरो हुई। अगर मैं इसको 10 से 11 दूसरे साल करूँ तो यह 100 बन जाएगा। तीसरे साल क्या करूँ, 10 से 11 करूँ तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, 3 जीरो मतलब 1000 बन चुका है। देखो यहाँ पे 1000 बन चुका है, यहाँ पे 1000 बना है तो इधर भी 1331 बनना चाहिए। तो आपको पता है 11 का क्यूब क्या होता है, 1331। मतलब कि कितना होगा, इसको कितना टाइम लगा, पहले साल, दूसरा साल, तीसरे साल, मतलब कि 3 साल लग गए। 3 साल में क्या हुआ, 10,000 की राशि 13,310 हो जाएगी, या फिर समझ गए। तो ये 3 साल में ये हमारा 3 साल टाइम लगेगा। तो कौन से ऑप्शन में 3 साल, 3 साल हमारा ऑप्शन नंबर 2 में ही है, समझ गए। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर अंतिम सवाल है 20। अब तो बहुत ही आराम से पढ़ाया हमने, देखिए 3 + 3। देखो इसको मैं अगर हल करूं पहले तो 11 - 2, 11 - 2 कितना होता है, 9 होता है। और 9 का भाग जब 9 3 हो जाएगा तो 3 × 9 3 आ जाएगा यहाँ पे डायरेक्ट, हमने डायरेक्ट लिख दिया। देखो माइनस, और 2 × 3 कितना, 6 होता है, समझ गए। अब देखो इसको हल करते हैं। देखो 3 + 3 × 3 अंदर जाएगा, 3 × 3 = 9 माइनस का 6। तो हमारे पास क्या जाएगा, देखो 9 + देखो 9 और 3 कितना होता है, 12, 12 में 6 जाएगा तो 6 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा डी में। तो उम्मीद है हमने सारे जो भी सवाल किए आपको समझ में आए होंगे, ठीक है। और इसको अब हम सबमिट कर लेते हैं, क्योंकि आपको पता है कि हम लास्ट में सबमिट करते हैं, जिससे कि आपको पता हो। और नेट हमारा स्लो चलता है, आपको अच्छे से पता है। देखो प्लीज़ वेट, हो जाए तो देख लेते हैं, वरना सबमिट हो जाए ठीक है, वरना स्क्रीनशॉट लगा देंगे फिर लास्ट में। तो क्लास कैसी लगी आप ज़रूर बताना, उम्मीद आपको क्लास अच्छी लगी होगी। और कमेंट ज़रूर करना, सभी का कमेंट का रिप्लाई करते हैं। और हमारे 7,000 सब्सक्राइबर से ज़्यादा ही हो चुके हैं ना, और जो भी उसके लिए तो धन्यवाद। और 10,000 इस महीने में करवा देना यार प्लीज़ आप, है ना। और इसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, ये सबमिट हो नहीं रहा है, देखो हमारा नेट स्लो है, तो इसकी स्क्रीनशॉट लगा देंगे हम। और जो भी सवाल किए हैं वो सही हैं। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।